सबसे पहले मैं रियल संवाद चैनल का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने दिल्ली जाट संगठन के मंच के बैनर तले जो हमारे लोगों के विचार हैं, जो हम किसान पुत्र यहाँ पर हैं, जो दिल्ली के चारों ओर किसान आंदोलन चल रहा है, उसकी तपिश हमारे ऊपर भी है, क्योंकि हम उसी किसान के बेटे हैं। जिसकी वजह से हम आज दिल्ली में हैं, वो किसान हैं। मैं आप लोगों का धन्यवाद करते हुए, जो यहाँ चर्चा में भाग ले रहे हैं, सबको धन्यवाद करते हुए इतनी बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर केवल और केवल किसान आंदोलन के विषय में जिसके जो विचार हैं, अपने उन्मुक्त विचार रखें। किसी का कोई वो नहीं है। आप किसान बिल की ऊपर चर्चा कर सकते हैं। आप सरकार जो हमें ये बिल दिया है सरकार ने, इसमें हमें क्या कमी दिखाई देती है या इसमें क्या अच्छाई दिखाई देती है, इस पर विचार करने के लिए आज दिल्ली जाट संगठन ने हमारे यहाँ छतरपुर में एक किसान आंदोलन पर परिचर्चा का विषय रखा है। मैं आमंत्रित करता हूँ श्री एस.के. तोमर डीसीपी रिटायर्ड से अनुरोध करता हूँ कि सबसे पहले वो आए और अपने विचार किसान आंदोलन के पक्ष में या विपक्ष में रखें। सब भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका कि आपने ये उचित समय और ये चिंता का समय है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ और मैंने किसान की जो प्रक्रिया है खेती करने की, उससे उपज पैदा करने की, उसको मंडी में ले जाने की, उसको बेचने की, जो सारी प्रक्रिया है उससे संबंधित, खेती संबंधित, वो मैं भली प्रकार से उससे परिचित हूँ और मैंने उसको प्रैक्टिकली देखा है। हमारे देश को इतने साल आज़ाद हो गए, लेकिन मैं अभी भी ये फील करता हूँ कि उस किसान की उस खेती करने की जो ये सारी प्रक्रिया है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं आई, उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में ज़्यादा जनसंख्या छोटे छोटे किसानों की है और सरकार का ये उत्तरदायित्व बनता है कि उन सब की भागीदारी, एग्रीकल्चर संबंधी कोई कानून, कोई बिल, कोई भी अगर चीज़ कार्यान्वित होती है, उन सब की भागीदारी होना ज़रूरी है। आज देश की राजधानी के चारों तरफ जो महीने से भी ज़्यादा किसान सड़कों पर बैठे हैं, बहुत दुख की बात है। उनको कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, बहुत दुख की बात है। सरकार के साथ उनके कई बार मीटिंग हुई, लेकिन कोई उसका फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं आया और कृषि मंत्री सरकार ने ये ज़रूर ये समझा कि उसमें कुछ खामी है और उसमें कुछ संशोधन के लिए उन्होंने किसानों को के सामने ये प्रस्ताव रखा, लेकिन अभी तक भी कोई उसका एक नतीजा नहीं आया। ये बहुत ही चिंता का विषय है। हमारे देश में बहुत नेता हुए, अच्छे किसानों के नेता हुए, जो खेती से जुड़े हुए थे और उन्होंने इस एग्रीकल्चर के लिए, किसानों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए। उदाहरण के तौर पर हमारे देश के छठे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जो कि इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता थे, अपने टाइम में स्टूडेंट रहे और अपने टाइम में वो कैबिनेट सब कमेटी इकोनॉमिक्स के चेयरमैन भी रहे, गृह मंत्री रहे। मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा है और हमारे बड़ों ने भी उनके साथ काम किया है। मैंने देखा है उस समय उन्होंने किसानों के लिए काम किया, ज़मींदारी एवोल्यूशन करी, कंसोलिडेशन के काम किए,
और भी दूसरे नेताओं ने बहुत काम किए। इसलिए मैं इस मौके पर यही कहना चाहूँगा कि जहाँ पर कई कई पॉइंट्स पर हमारा देश शक्तिशाली बना है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा नारा है और हम सब ने उस नारे को पसंद किया है, सबका साथ सबका विकास। वो सबका साथ सबका विकास ग्राउंड पर प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है, वो हर आदमी से जुड़ा होना ज़रूरी है। जो बिल सरकार ने बनाए हैं उसमें ये जितने किसान आज आंदोलन कर रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेना, क्योंकि वो उनसे संबंधित है। कोई एक भी किसान ऐसा ना रहे कि उस बिल से उसको कोई कष्ट हो और उसकी उन्नति में कोई खामी आए। लिहाजा मैं यही कामना करता हूँ और मेरी यही सरकार से और सब भाइयों से, किसानों से ये है कि वो अपना कदम बढ़ाएं, वार्ता करें, बातचीत करें, इसका हल निकालें। और अगर फिर भी मैं एक सुझाव मैं दे सकता हूँ, मुझे लगता है, महसूस होता है कि हमारे देश के अंदर बहुत ही प्रॉब्लम हुई, समस्या हुई और हमारे प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में जो हमारे स्तंभ हैं, हमारी जुडिशरी बहुत बड़ा स्तंभ है। अभी जो पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें एक सुझाव था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो बिल हैं अगर इनको अभी कार्यान्वित के लिए न किया जाए, इनको अभी थोड़ा रोक दिया जाए और कोई ऐसी कमेटी बन जाए सरकार किसानों के बीच में, जो लोग इस आंदोलन में जुड़े हैं वो सब भाई मिलके, और इस पर उसका जो वो भी एक हल है। मैं यही चाहता हूँ कि ये समस्या का समाधान हो, ये देश हित में नहीं है और हमारी तरक्की में नहीं है, और सब इसलिए इस मौके पर मैं सबसे यही कामना करता हूँ कि इस पर गहराई से इसको सोचें और इसका हल निकालें। धन्यवाद। आदरणीय डीसीपी तोमर साहब ने किसानों के आंदोलन के ऊपर अपने उन्मुक्त विचार रखे। इसके बाद मैं अपने संगठन के उप प्रधान श्री सत्यवीर सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपने विचार रखें। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं जो यहाँ पधारे हैं हमारे संगठन के सदस्य। मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। पढ़ते टाइम मैंने खुद अपने हाथ से खेती की है और फसल को बेचा है, मंडियों में भी गया हूं। मुझे ऐसा सौभाग्य अपने परिवार से मिला है। मैं कुछ बातें जो भूतकाल में बीती हैं किसानों के ऊपर, उनके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। जब हम गांव में थे, पढ़ते थे, हमारे बुजुर्ग, चाचा, ताऊ, भाई जो काम करते थे, उनमें एक गन्ने का कोल्हू भी चलाते थे। उसके सिलसिले में मंडी में जाने का भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैंने देखा है कि 70 सालों में जो हम सुनते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं, किसानों के पास जब फसल होती है, गन्ने की हो या गेहूं की हो या किसी दूसरी रीजन की हो, जब तक किसानों के पास वह फसल रहती है तब तक उसका भाव जो है नहीं बहुत नीचा रहता है। मैं काफ़ी पहली बात कर रहा हूँ, 20-30 साल पहले, 50 साल पहले। और जब वो फसल हमारी सारी सरमाएदारों पे मंडी के थ्रू चली जाती है, बेच देते हैं हम लोग, उनके भाव एकदम ऊपर बढ़ जाते थे। ऐसा आज भी है थोड़ा थोड़ा, लेकिन उतना नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी जो यानी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ज़्यादातर कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, बीच बीच में और भी आए हैं, उन्होंने यही पार्टी जो है चला रखी थी, जिससे हमारा किसान जो है पिसता जा रहा था। हम लोग सारी फसलों को बेच के, और जब देखते थे कि भाई हमारे से तो गया, अब ये जो है रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बहुत दुख होता था उस टाइम। वो सारी कार्रवाई जो है जो हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उनकी नियति थी, उनका काम करने का तरीका था
जिसकी वजह से हमारा किसान जो है नी पिसता रहा और आज भी जो है नी वहीं पे है जहाँ पे वो 50 साल पहले था। मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए और हमारे जो है नी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो आए हैं करीब 5-6 साल से, काफ़ी जो है नी हमारे देश में जो है नी तरक्की करी है उन्होंने, और फ़ौरन में हमारे देश को जो है नी पहचाना गया है सिर्फ उनकी वजह से। तो उन्होंने जो है नी जो ये 3 बिल किसानों के जिसकी चर्चा हमारे तोमर साहब ने की है, जो बनाए हैं, मैं ये समझता हूँ कि कुछ खामियां हो सकती हैं उनमें हो, लेकिन उनकी नीयत जो है नी उनको बनाने के उसमें किसानों का फ़ायदा करने की है। जैसा उन्होंने कहा भी है कि भाई 2024 तक 25 तक किसानों की आय जो है नी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि किसानों को जो उनमें खामियां नज़र आती है, डायरेक्ट उन पर कोई ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है, उनके बारे में बता के उसको चेंज करके और इन बिल को स्वीकार करना चाहिए। और जो परेशानी अपनी है उनमें, उन बिलों में, या इसके अलावा जैसे गन्ने का पेमेंट नहीं किया जाता टाइम से, 6-6 महीने बाद पेमेंट किया जाता है, तो उसके बारे में जो है नी जिस श्री मोदी जी से कह के अपना जो है नी आगे की कार्रवाई करनी चाहिए कि भाई हमारा टाइम पे पेमेंट हो, और अगर 15 दिन के बाद हमारा पेमेंट नहीं होता तो उसका जो है नी प्रॉपर हमें वो मिले, ब्याज मिले। जब ब्याज की बात जो है नी स्वीकार करेंगे हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, तो जो भी मिल मालिक है उनको जो है नी पेमेंट देना पड़ेगा, या फिर जो है नी हमारा ब्याज देना पड़ेगा। इसके अलावा मंडियों में जो हमारी फसल जाती है, गेहूँ, चना या जो भी जिस क्षेत्र में होता है पूरे हमारे भारत में, उसके लिए भी जो है नी यही होना चाहिए कि जो हमारा MSP है जो तय कर दिया गवर्नमेंट ने, अगर उससे कम जो है नी कोई लेता है तो उसको किसान ना बेचे, और अगर किसान नहीं बेचेगा तो वो खाएगा क्या, उसके बारे में मोदी जी से डिमांड करनी चाहिए। और मोदी जी को सोचना चाहिए कि भाई जो है नी ऐसा कोई प्रावधान करें कि इसको गवर्नमेंट खरीदेगी, सारे जो है नी जो फसल है हमारी। तो मैं यही चाहता हूँ कि किसान हमारा ऊपर उठे और जो दरिद्रता जो है नी सारी ज़िंदगी देखी है वो दरिद्रता जो है नी ख़त्म हो। और रही बात, एक पॉइंट मैं और बताना चाहता हूँ जिसके बारे में जो है नी हमारे राकेश टिकैत जी या और कोई किसान नेता रोज़ टीवी पे जो बताते हैं भाई अडानी अंबानी इनके लिए जो है नी मोदी जी कर रहे हैं, ये ठीक है कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे देश में तरक्की करनी है, हमारा देश जो है नी ऊपर उठना है, तो उन लोगों का भी जो है नी ऊपर उठना ज़रूरी है जो देश की जो है नी आर्थिक स्थिति को संभालते हैं, बहुत बड़ा जो है नी पैसा देते हैं देश को, तो उनका भी ज़रूरी है। उनकी खिलाफत भी करनी अच्छी बात नहीं है। हाँ, अगर कोई गलत बात मोदी जी करते हैं उनके साथ मिल के, तो उसकी आवाज़ उठाएं और मोदी जी से डिमांड करें। मैं ये समझता हूँ कि मोदी जी प्रधानमंत्री जो हमारे हैं वो ऐसे व्यक्ति हैं कि वो सभी को साथ लेके चलना चाहते हैं, जैसे तोमर साहब ने बोला है। और अगर जो है नी कोई बात उनके मन में नहीं आती, पहली बात तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, अगर नहीं आती तो किसान डिमांड कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ हमें चाहिए, और जो चीज़ अच्छी वो हमें दे रहे हैं वो हमें ले लेनी चाहिए और आगे की डिमांड करनी चाहिए। भाई ये हमें परेशानी है, जैसे सपोज करो हमारा बिजली का बिल है, भाई टाइम पे हम नहीं दे पाते, उनकी किस्त बना दे, या फिर जो है नी अगर हो सके तो बिजली का बिल, जैसे केजरीवाल जी ने जो है नी यहाँ पूरे दिल्ली में जो है नी 200 यूनिट तक फ्री कर रखी, तो 200 या 300 यूनिट जो है नी किसान के लिए जो है नी जो खेती का ट्वेल चलाता है उसका बिल भी जो है नी अगर माफ़ कर दिया जाए, उसकी भी हमें डिमांड करनी चाहिए और मोदी जी को खुद भी उसको कर देना चाहिए। इसी तरह की मैं ये समझता हूँ कि सारी बातें अगर हम डिमांड करते रहें और जो अच्छा मिलता है उसको लेते रहें और मोदी जी को सपोर्ट करें, तो मैं ये समझता हूँ कि किसान भी जो है नी सबके साथ चलेंगे और एक दिन जो है नी किसानों का बहुत अच्छा हिसाब किताब बन जाएगा। धन्यवाद। उपाध्यक्ष आदरणीय सतवीर सिंह जी ने बहुत अच्छे विचार रखे। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय तीर्थपाल सिंह तोमर जी को कि वो आएँ और किसान आंदोलन के ऊपर अपने विचार रखें। साथियों, आज की परिस्थिति देश में बहुत ही भयानक रूप से परिवर्तित हो रही है। हमारे चारों ओर हमारे शत्रु आक्रमण
करने को तैयार बैठे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें किसानों को भी ये सोचना चाहिए कि सरकार हमें जो दे रही है उसको ले ले। बाकी मोदी जी भी यहीं रहेंगे, किसान भी यहीं रहेंगे। अगर कोई बाद में दिक्कत आती है तो हम दोबारा आंदोलन कर सकते हैं। फिलहाल परिस्थिति ऐसी है कि हमें किसी भी हालत में इस आंदोलन को वापस लेना चाहिए। कुछ बातें हैं जो इस बिल में मुझे किसान विरोधी लगी हैं, जैसे व्यापारियों का अनलिमिटेड स्टॉक करना, भंडारण सीमित होना चाहिए। असीमित भंडारण भविष्य में भ्रष्टाचार का अड्डा बनेगा। दूसरी बातें, किसानों के जो सीमांत किसान हैं उनके बिल माफ़ कर दें। उनके जो कृषि के यंत्र हैं उन पर 5% GST लगाएं। जो 18% GST लगती है उसे समाप्त करें, उसे घटा के 5% पर ले आएँ। बीज हैं, खाद हैं, कीटनाशक दवाइयाँ हैं, उन पर 50% की छूट दी जाए। इसी तरह से बिजली के बिल हैं, खाद हैं, और इसी तरह के जो छोटे छोटे मसले हैं किसानों के, उनको तुरंत हल किया जाए। जहाँ तक MSP की बात है, धान, गेहूं या अन्य नकदी फसलों के साथ साथ जो तिलहन है, दलहन है और अन्य छोटी छोटी क्षेत्रवार फसलें हैं, उनको भी MSP में लिया जाए। यही मेरी गुजारिश है किसानों से कि जितना पकड़ें, दोनों दो कदम आगे बढ़ें, इस आंदोलन को यथाशीघ्र समाप्त करने का प्रयास करें। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये विचार सरकार और किसान दोनों तक पहुँचे। इसके बाद मैं आदरणीय सतपाल सिंह खोकर साहब से निवेदन करता हूँ कि वो आएँ और अपने विचार किसान आंदोलन के ऊपर रखें। आंदोलन पर आयोजित किसान दिल्ली जाट संगठन की तरफ से जो परिचर्चा है और जनसंवाद जो इसमें न्यूज़ एजेंसी इसको कर रही है, आयोजित कर रही है, इनका धन्यवाद करता हूँ। किसानों के बारे में, हम एक किसान पुत्र हैं, किसान के घर पैदा हुए, बचपन से किसान में रहे, किसानी करी, उसके बाद जो है फिर सर्विस में आ गए। जितना ज्ञान हमें हो सकता है इतना शायद अन्य लोगों को नहीं हो सकता कि किसान की कितनी समस्याएं हैं। मेरा मानना ये है किसानों के बारे में, मेरे साथियों ने जो अच्छे अच्छे विचार बड़े प्रस्तुत किए हैं, मैं इनसे भी कुछ भिन्नता रखता हूँ और जो मेरे खुद के विचार हैं जो पढ़ता हूँ उनसे भी भिन्नता रखता हूँ। 70 वर्षों से, पिछले 70 वर्षों से, जब से देश आज़ाद हुआ उससे पहले से ही किसान हमेशा त्रस्त रहा है। इसीलिए हमारे जो सर छोटू राम हुए, जो किसान नेता हुए चौधरी चरण सिंह, इन्होंने किसान मजदूरों के लिए काम किया है ग्राउंड लेवल पर। वो इसीलिए करना पड़ा कि किसानों की समस्याएं थी। और किसान मजदूर वर्ग भारत देश में एक ऐसा वर्ग है जो तमाम अन्य वर्गों से कमज़ोर वर्ग है, किसान मजदूर वर्ग। लेकिन पिछले 70 सालों में, और हमारे आदरणीय चौधरी चरण सिंह, छोटू राम, देवीलाल आदि अनेक किसान मजदूर नेता हुए, इनके कार्य करने के बावजूद भी हम उसी स्तर पर हैं। और पिछले 70 साल से वहीं के वहीं टिके हुए हैं। कोई भी सरकार आ जाए, कोई नेता आ जाए, जब हम वोट डालते हैं तब हम किसान वोट नहीं डालता, तब हम जाट है ये तो, या ये तो पंडित जी हैं, या ये तो ऐसे हैं, तब तो हम उसकी जाति, बिरादरी, धर्म देखते हैं। और जब हमारी प्रॉब्लम आती है तब हम किसान बन जाते हैं। इनका संगठन ना होने का भी मैं एक बड़ा कारण समझता हूँ। आज जो MSP पर चर्चा हो रही है, ये चर्चा मैंने अपनी फेसबुक पोस्ट पर 2017 में डाल दी थी। MSP वाली, MSP की खरीद भारत सरकार में 6% से ज़्यादा नहीं होती, तो उस MSP का हमें फ़ायदा क्या है? कोई भी सरकार हमारी फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है और हम फसल लेकर मार्केट में जाते हैं और उस पर वो सारी हमारी फसल खरीदी नहीं जाती, तो उस किसान को उसका बेनिफिट क्या है? उसमें कमियां निकाल दी जाती हैं। और जब कमियां निकाल दी जाती हैं तो वो किसान बेचारा जाएगा कहाँ? वो फिर वही व्यापारी वर्ग जो औने पौने दामों पर, MSP से कम दामों पर उससे सौदा खरीदता है। अब ये तो हुई पुरानी बातें।
सब लोग जानते हैं, सर्वविदित तथ्य है कि पिछले साल से पिछले साल भी महाराष्ट्र के अंदर इतना पैदा हुआ था ये प्याज को उनको सड़कों पर फेंकना पड़ा था। और हमारे किसान नेता चौधरी चरण सिंह के टाइम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों को अपना गन्ना 2 रुपये कुंटल से भी नीचे बेचना पड़ा था। शायद मेरे सभी भाई इस तथ्य से अवगत हैं। आग लगाई गई थी। तो सरकार नहीं सुनती किसी की, सरकार अपने तरीके से चलती है। और हमारी समस्या क्या है कि हम लोकतंत्र में जीते ये कहते हैं कि हम तो सरकार को वोट देते हैं। मैं तो वोट डालने के ही खिलाफ हूँ, मैं किसी को मत नहीं देता। 2009 के बाद मैंने किसी को मत नहीं दिया। खैर ये अलग सब विषय हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि आप इसमें रिकॉर्डिंग में लिए। मेरा अलग कारण है, क्योंकि मैं इसको लोकतंत्र नहीं समझता, भीड़ तंत्र है। यहाँ पे एक समझदार आदमी हमारे रिटायर्ड डीसीपी हैं, हम उनको मानते हैं कि हमारी सभा में सबसे समझदार व्यक्ति हैं। मेरे मत की भी वही कीमत है और उनके मत की भी वही कीमत है। तो इसलिए मैं लोकतंत्र को इसको नहीं समझता, भीड़ तंत्र। जहाँ जितने लोग होंगे उसी हिसाब से उसका चुनाव कर दिया जाएगा। अरे गहरे नत्थू खैरे, राजनीति में क्रिमिनल फंस गए, सारे अपराधी तत्व आ गए और उन्होंने सारा भट्टा बैठा दिया। ये कभी भी सुधार नहीं हो सकता। और ये सुधार लाने की जो प्रक्रिया वर्तमान सरकार के नेतृत्व में लाई जा रही है, इसके अंदर भी खामियां हैं जो हमारे भाइयों ने भी गिनवाई है। और जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भाई इसको कुछ दिन के लिए कार्यान्वित ना करो, तो सरकार को हमारे भाई ने अभी भी एक सुझाव दिया है कि वो उनको मान लिया जाए, कार्यान्वित ना किया जाए। तो इसको लाने की क्या जरूरत थी अभी कि भाई इस बिल को हम ले, जब देश में संकट है। हमारे आदरणीय तीर्थराम जी ने अभी कहा है कि संकट है, हम वित्तीय स्थिति से उनसे गुजर रहे हैं, बहुत दुश्मन देश हमारे पर नजर गड़ाए हुए हैं। तो ये बात तो सरकार को भी सोचनी चाहिए। वो इन बिलों को लाया ही क्यों? और जब बिल लाए जून में और ये आंदोलन हो रहा है कब? दिसंबर में। नवंबर से शुरू होकर दिसंबर आ गया, नवंबर में। तो जून से नवंबर तक का समय किसानों के पास कि उनका मतलब थाली बैठने का समय, खाली समय जो उनको नहीं मिला आंदोलन करने का, वो अभी क्यों आंदोलन कर रहे हैं? कारण इसका गहराई से कारण इसका समझा जाए कि इसके पीछे कोई ना कोई ताकत है जो उनको इस आंदोलन करने के लिए प्रेरित कर रही है। एक किसान नेता जो 4/6/2020 को जब ये किसान बिल पास होते हैं तब तो इनका समर्थन करता है, और आज जो है धरने पर बैठ करके कहता है ये तो बिल ठीक नहीं है। ठीक है, बिल के अंदर खामियां है, लेकिन इतनी अड़िग डिमांड हमें भी नहीं रखनी चाहिए, किसानों को भी, कि वे बिल ही वापस लो तभी उठेंगे। हम उसमें संशोधन करा सकते हैं, हम उसमें अन्य प्रक्रिया करा सकते हैं, हम अन्य मांग कर सकते हैं, एमएसपी की मांग कर सकते हैं। और कानून की तो ये बात है कि एमएसपी जो सरकार हमें देती है, अगर उस पर कानून बना दे तो सरकार के घर से कुछ नहीं जा रहा। अगर हमारा गन्ना 325 रुपये कुंटल पिछले 4 साल से चल रहा है, पिछले 4 साल से अब तक उसके अंदर एक नए पैसे की बढ़ोतरी नहीं की गई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वही 325 है। और किसान बेचारा क्या करे? बिजली उसकी 1.5 गुना बढ़ा दी योगी सरकार ने। तो ऐसा नहीं है कि सरकार उत्तेजित नहीं कर रही, सरकार भी हमें उत्तेजित कर रही है आंदोलन करने के लिए। और सरकार के अंदर भी कमियां हैं, उसके अंदर भी ऐसे लोग बैठे हैं जो इन चीज़ों को नहीं देखते। एक किसान का पेमेंट नहीं होता मिल से, बिल भरने के लिए उसको पेनल्टी लगती है, और 1.5 गुना उसका बिल बढ़ा दिया है। आज किसानों से गाँव में पूछो जा करके, उसका योगी सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, 1.5 गुना बिजली का बिल बढ़ा रखा है, घरों का 2 गुना, और 12 का 1.5 गुना। कहाँ से भरेगा किसान? किसान के पास पैसा नहीं है। एक किसान जो खाली अपनी जमीन पर निर्भर है वो अपना गुजारा नहीं कर पा रहा। अगर उसका कोई बेटा फौज में चला गया, कोई पुलिस में चला गया, या कोई अन्य कार्य कर रहा है, तो अपना गुजारा बसर कर रहा है। अदरवाइज जो खाली जमीन पे निर्भर करता है, 25-30 बीघे वाला भी किसान गुजर बसर नहीं कर पा रहा अपनी। आप देहात में जाके इस चीज़ को देख सकते हैं। और मैं रूबरू हूँ, पिछले 4 साल से मैं देहात में रह रहा हूँ। मेरा गांव छपरौली कस्बा है, वहाँ पर। तो ये सरकार भी ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से किसानों को एक बहुत बड़ी चीज़ दे दी इसने, या पूरा बिल इसने अपनी नीयत साफ करके बनाया हो। उसके अंदर जो खामियां उन्हें पूरा करे, एमएसपी के लिए कानून बना दे।
अगर मेरा धान 1850 रुपये कुंटल बिक रहा है और सरकार उसको पूरे को नहीं खरीद पा रही, तो उसमें कानून बना दे कि जो अन्य लोग खरीदेगा, अन्य व्यापारी खरीदेगा, वो भी 1850 रुपये ही खरीदेगा, इससे नीचे नहीं खरीदेगा। इसमें क्या दिक्कत है सरकार को? बताइए प्रधानमंत्री जी इसमें क्यों नहीं दखल देते? परेशानी क्या है? वहाँ कहते हैं जी अर्थशास्त्र का सिद्धांत है, मांग और पूर्ति के हिसाब से, सप्लाई के हिसाब से वो तो अपना वो लेंगे। बाकी इसमें कुछ अच्छाई भी है बिल के अंदर। बिल मैंने भी पढ़े हैं। तीसरे बिल को छोड़कर जो आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम है, जिसमें कालाबाजारी बढ़ेगी, ये तमाम जनता पर प्रभाव पड़ेगा। इसका हमारे किसानों पर ही नहीं, तमाम जनता पर पड़ेगा। लेकिन कोई भी नहीं बोल रहा, किसानों के अलावा, किसान मजदूरों के अलावा कोई नहीं बोल रहा कि भाई आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम में ऐसी क्या आफत पड़ेगी अभी के जो ये अपना इतना स्टॉक बढ़ा सकते हैं। ऐसी क्या समस्या पड़ेगी जो अभी इनको ये कह दिया कि स्टॉक बढ़ा सकते हो तो आप लोग इतना, ये बहुत गलत है। और इसका जब कालाबाजारी बढ़ेगी तमाम, क्योंकि व्यापारी वर्ग है, व्यापारी जो है वो तो अपने फायदे के लिए सोचता है। कभी भी व्यापारी वर्ग कभी भी देश के लिए नहीं सोचता, वो हमेशा अपने फायदे के लिए सोचता है। तो इसलिए व्यापारी वर्ग उसको इकट्ठा करेगा, स्टॉक करेगा। जब महंगे दाम पे, अब भी ऐसे ही होता है, हमारे आलू, तिलहन, दलहन, प्याज, सब्जियां जो उसको स्टॉक कर सकते हैं, गोभी को तो स्टॉक कर नहीं सकता, नहीं करते, गोभी भी लेते ही है, तो उसको स्टॉक करके और फिर 50 रुपये किलो में तुम्हारे प्याज बेचते हैं। किसान से 2 रुपये किलो में गाजर खरीदी जा रही है और मार्केट में जो 40 रुपये किलो, 20 रुपये किलो है। तो ये दूरियां कोई भी सरकार आज तक पाट नहीं पाई, ना कांग्रेस की सरकार पाट पाई, ना अन्य सरकारें वो पाट पाई, ना ही किसी ने किसानों के लिए जो एक आयोग बैठा था 70 साल में, स्वामीनाथन आयोग, ना ही किसी भी सरकार ने उसकी रिपोर्ट को पूर्ण रूप से आज तक लागू किया, ना कर सकते, क्योंकि उसके अंदर। और ये जो कहना है नरेंद्र अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि 2022 तक हम किसान की वो आय दुगनी कर देंगे, मेरी समझ में नहीं आता किस रूप से कर देंगे। 4 साल में 325 रुपये कुंटल गन्ना हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं, वो 325 का 325 है, तो कैसे आय दुगनी होगी, समझ में नहीं आ रही बात। और हमारे क्षेत्र में शुगर केन जो है, गन्ना कैश कोर्स माना जाता है, तो उसके अलावा उससे और आय कैसे दुगनी होगी। हमारे सांसद सतपाल तोमर जी क्षेत्र में जाकर गोष्ठी करते हैं, किसानों को समझाते हैं कि आप जो है परंपरागत तरीके छोड़ दो खेती के, पशुपालन करो। मतलब उनसे कह रहे कि ये खेती तो छोड़ दो, शुगर केन या पशुपालन उद्योग करो, उसमें आपकी आय दुगनी हो जाएगी। तो इनके पास भी कोई मास्टर प्लान नहीं है किसी भी सरकार के पास कि वो किसानों की आय दुगनी कर दे, किसानों को कोई फायदा कर दे या फायदा पहुंचा दे। किसी के पास कोई मास्टर प्लान नहीं है, सब अंधेरे में तीर मार रहे हैं और किसान और मजदूर हमेशा पिसते आए हैं और पिसते रहेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है और इनका आंदोलन का मैं समर्थन करता हूँ। बिल्कुल आंदोलन सही कर रहे हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए जब तक उनकी पूर्ण रूप से मांग नहीं मान ली जानी चाहिए। लेकिन ये मांग उनकी बहुत गलत है कि पूर्ण रूप से बिलों को वापस लिया जाए, उसमें संशोधन कराए जाए, बिलों को वापस लेने की मांग पर अड़े ना, जिद ना करें। धन्यवाद। एसपी सिंह खोखर जी ने अपने उन्मुक्त विचार किसान आंदोलन और बिल के ऊपर रखे। मैं इसके बाद आदरणीय अत्री जी से, हरेंद्र सिंह अत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। जनसंवाद चैनल का धन्यवाद। मेरे से पहले हमारे आदरणीय तोमर साहब, खोखर साहब ने बहुत अच्छे विस्तार से इस विषय पर चर्चा की। देखिए, हम सभी यहाँ जितने भी हैं सब किसान के बच्चे हैं और किसान से संबंधित हमने खेती बाड़ी की है, उसके बाद हम सर्विस में आए। जैसे सतवीर जी ने कहा, मैंने भी देखा कि हम जब अपने पिताजी के साथ मंडी में जाया करे थे गेहूँ, गुड़, चना ये बेचने के लिए, तो जो आड़ती आए 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक पैसे नहीं देते थे। और उस टाइम पे, पुराने टाइम पे पैसे किसी के पास थे नहीं, बहुत दिक्कत होती थी। तो मेरा ये विचार है कि एक तो इस बिल में जो मोदी जी ने कहा कि भाई आड़तिया 3 दिन के अंदर अंदर पैसे दे, नहीं तो उसके बाद SDM को शिकायत करें, और जैसे पहले भी कहा भाई उसको पनिश करें जिससे कि वो आगे किसी के पैसे नहीं रोके। दूसरी बात, जैसे आंदोलन चल रहा है, अब कुछ ऐसा लगता है कि आंदोलन खास मुद्दे से भटक गया हो, अपने निजी हित साधने के लिए हो, क्योंकि इसमें जैसा हम टीवी पे, अखबारों में देखते हैं, सुनते हैं, कुछ CA वाले, कुछ
लाल झंडे वाले आगे, और वहाँ नारे ऐसे लगते हैं कि जिन्होंने देशद्रोह के लिए काम किया है कि उनको रिहा किया जाए। मतलब चर्चा किसी और बात के लिए हो रही है और दिशा दे दी किसी और उसको। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कुछ गलत है, 1 साल 2 साल 3 साल इसको आजमाएं, और फिर अगर इसके बाद समझते हैं कि नहीं ठीक नहीं है तो दोबारा से फिर आंदोलन किया जाए। तो इस पे जिद ना की जाए, 2-2 कदम दोनों को हटना चाहिए, सरकार को भी और उनको। आदरणीय ब्रजबीर सिंह जी जो हमारे संगठन के दिल्ली जाट संगठन के महासचिव हैं, उनसे उनको आमंत्रित करता हूं। आज ये अवसर हमारे संगठन को प्राप्त हुआ है कि अपने विचार जो दिल्ली में किसान आंदोलन हो रहा है इसके बारे में रखें। हमारा जो ये संगठन है दिल्ली जाट संगठन, इसमें विभिन्नता में एकता है। इसमें हरियाणा के लोग भी जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से लोग जुड़े हुए हैं, और सभी में एकता है। थोड़ा बहुत विचारों में भिन्नता ऊपर नीचे होती है, लेकिन किसानों की जो समस्या है वो जैसा कि हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से 70 साल से अलग अलग सरकारें आई। आज भाजपा की सरकार है, पहले भी भाजपा की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की रही हैं, उससे पहले देवगौड़ा जी रहे हैं, और दूसरे भी गांव से संबंधित प्रधानमंत्री हुए हैं, और किसानों की समस्याओं को सुना है, उस पर ध्यान भी दिया गया है, लेकिन इतना ध्यान किसी ने नहीं दिया जितना चाहिए था। परिस्थितियों के अनुसार किसानों की समस्याएं बदलती रही, उनमें संशोधन करने की ज़रूरत थी, लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने गांव में जाके किसान से मिलके उनकी समस्याओं को नहीं समझा। उनकी समस्याओं को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे एक प्रधानमंत्री हुए हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने बहुत ही निकट से किसान की समस्या को समझा, नया नया बीज दिया, किसान ने बहुत ही गेहूँ उत्पाद किया, उस उत्पादन से काफ़ी समस्या किसानों की और देश की हल हुई, नहीं तो हमें बाहर देश से गेहूँ मंगाना पड़ता था। मैं ये कहना चाहूँगा, मोदी जी जिस तरह से कहते हैं बार बार कि हम किसान की आय को दुगना करना चाहते हैं, उसके लिए यदि किसान को सस्ता बीज दिया जाए, सस्ता खाद दिया जाए, सस्ती बिजली मिले, उत्पादन बढ़ेगा तो आय दुगनी अपने आप हो जाएगी। किसी भी आंदोलन की, किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब उसको सस्ते दाम पर सारी चीज़ें मिल रही हैं, उत्पादन उसका ज़्यादा हो रहा है, तो आय बढ़ रही है अपने आप ही। तो इस पे सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि हमारा जो देश है वो किसान और मजदूर से जुड़ा हुआ है। किसान और मजदूर के पास पैसा जाएगा तो ये पैसे को अपने पास नहीं रहता, बाज़ार में ले जाता है, बाज़ार में पैसा जाएगा, हस्तांतरण होगा तो देश उन्नति करेगा। इसलिए इन लोगों के पास पैसे जाने का जरिया यही है कि किसान और मजदूर को सबसे आगे रख के इनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया, जवान देश की रक्षा करता है और किसान खेतों में अन्न उपजा कर पब्लिक का पेट भरता है। मैंने ये देखा है और अनुभव किया है कि देश में कैपिटलिस्ट एक भी ना रहे, बड़े लोग एक भी ना रहे, देश चलता रहेगा। लेकिन किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी केवल किसान और मजदूर होते हैं। एक प्लम्बर भी, इलेक्ट्रीशियन, मिस्त्री, बिल्डिंग बनाने वाले, अर्थात जो किसान और मजदूर है, खेतों में काम करने वाले लोग, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग, इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग अगर नहीं होंगे तो कोई भी देश नहीं चल सकता। मुझे इन बिलों के ऊपर जब मैंने अध्ययन किया, गौर से देखा, तो बहुत दिनों के बाद ये ज्ञान हुआ। पहले मैं आपको बात बता दूं, मैं बहुत खुश था कि प्रधानमंत्री जी हमारे लिए बहुत अच्छा बिल लेके आए। क्योंकि उसमें स्वामीनाथन की बू आ रही थी, किसान की आय दुगनी कर देंगे हम अगर आने वाले सालों में। तो ऐसा सुनने में आया था और हमने बिल पर कोई ध्यान नहीं दिया था।
ये सच है बिल्कुल। हमने बिल का बस केवल वो भाग देखा जिसमें हमें सपना दिख रहा था कि किसान अब उन्नतिशील होगा, किसान को लाभ होगा। लेकिन जब इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश की, जब आंदोलन हो गया और आंदोलन भी तेज हो गया, और आंदोलन तेज होते हुए भी आज इतने दिन हो गए, 35-40 दिन के करीब अब आंदोलन के हो चुके हैं। ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। किसान आंदोलन इतनी देर तक या इतने दिनों तक नहीं चलना चाहिए था। इसमें संवाद बनाए रखना था, किसान की समस्या को पहले सुना जाना चाहिए था। क्या ये सरकार नहीं जानती थी कि इसमें विपक्षी दल फायदा उठाएंगे, इसमें विपक्षी दल घुसेंगे, लाल झंडे वाले भी घुसेंगे, देश के टुकड़े टुकड़े गैंग भी घुसेंगे? ये सब किसान को के पास आईबी की रिपोर्ट और दूसरी संस्थाओं की रिपोर्ट थी, और किसान आंदोलन के अंदर ये घुसने दिए। हमें इस बात का दुख है कि किसानों को भी अपने मंच पर इनको नहीं आने देना चाहिए था और इन लोगों को बाहर कर देना चाहिए। कोई भी पहले, ये आपको मालूम है कि द इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट किया है। अब पहले कॉमर्शियल ये इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बना हुआ था ऑलरेडी, उसमें भंडारण करने की छूट नहीं थी। अगर कोई भंडारण करता था तो महंगाई के समय में उसके यहाँ छापा पड़ता था, उसको पनिश किया जाता था। लेकिन अब मैं एक आम आदमी की हैसियत से, अगर मैं किसान का पक्ष भी ना देखूं, सरकार का पक्ष भी ना देखूं, तो एक पक्ष तो देखूंगा ना कि मैं आम आदमी हूं, और आम आदमी की जो समस्या है वो महंगाई से जूझ रहे हैं सब। जब भंडारण होगा, जैसा कि मेरे साथियों ने कहा है, भंडारण होगा तो किसान की फसल को अब सस्ते में खरीद कर और मनमाने दामों पर, मनमाने भाव में वो जो व्यापारी है वर्ग वो बेचेगा। हमें वो लाभ कमाता है इसका दुख नहीं है, किसी के लाभ का दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उस तक वो अनाज कैसे पहुंचेगा, उस तक वो रोटी कैसे खाएगा। दूसरी बात जो मैं थोड़ा इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ, एमएसपी के ऊपर। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लेकिन मेरे जितने भी साथी हैं सभी ने इसका जिक्र किया है, लेकिन एमएसपी को मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस बना दिया गया। मंडियों में भी एमएसपी पर कोई फसल नहीं बिकी। आपने देखा होगा कि भाव सरकार ने एमएसपी का तय किया 1800 रुपये, बिक रहा है 800 रुपये, तो एमएसपी का तो कोई अर्थ ही नहीं रहा। लेकिन एमएसपी की गारंटी तो जरूरी है। जब तक गारंटी नहीं होगी तब तक वो किसान को कैसे खुशहाल कर सकेगी सरकार, दुगनी आय कैसे कर सकेगी? मेरे विचार से नहीं कर पाएगी। दूसरी बात मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि तीनों बिलों में 2 बिल ये बिल्कुल नहीं लेकर आए, बिल नंबर 1, बिल नंबर 2, जिसमें पहला बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये बिना बिल लाए भी पहले किसान ट्रेड नहीं कर सकता था? कुछ भी नहीं कर सकता। पहले भी ये जितनी मैंने देखा है मध्य प्रदेश में दवाइयों की कंपनी जो पेस्टिसाइड्स बनाती है उसने किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद सैंपल जब लिए गए फसल के, तो सैंपल एक कंपनी ने फेल कर दिया और एक ने पास कर दिया। उसी ढेरी में से एक कंपनी उस सैंपल को फेल कर देती है, दूसरी उसे पास कर देती है। किसान वहाँ मध्य प्रदेश के रो रहे हैं कि हमारा धान जो है नहीं खरीदा। अब बताओ क्या कर लोगे आप उसका? कल को आने वाले समय में देखिए, ये जरूरी है कि कंपटीशन हो, बहुत अच्छी बात है, प्रतिस्पर्धा चाहिए। प्रतिस्पर्धा होने पर हो सकता है मूल्य भी कम हो जाए, किसान के फसलों के मूल्य भी कम हो जाए, उगाने भी ज़्यादा लगे। अब जैसा कि आपने अभी बताया मुझे कि भाई जब चौधरी चरण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, उस समय
गन्ना 2 रुपये क्विंटल भी कोई खरीदने को तैयार नहीं था। लोगों ने खड़े खड़े ईख में आग लगाई है। तो वो एक दुख का विषय है। अर्थात ऐसा तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसान को एमएसपी की गारंटी तो मिलनी ही चाहिए। ये कानून के तहत होना चाहिए कि इससे कम कीमत पर कोई भी, चाहे वो ट्रेडर है और चाहे वो आम आदमी है, उससे कम कीमत पर वो फसल ना खरीदे। दूसरी बात जो आखिर में मैं ज़्यादा उसके नहीं कहना चाहता, क्योंकि मेरे सभी साथियों ने कह दी। जमाखोरी की बात के ऊपर, जमाखोरी पर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मेरे साथियों ने सब बोल दिया। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि सरकार क्या बहाना बनाती है, क्यों रेट नहीं बढ़ाती, क्यों एमएसपी का कानून लागू नहीं करती। सरकार कहती है कि जैसे यूएसए में, यूके आदि देशों में, वहाँ पर किसान को 40% अर्थात एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का 40% तक सब्सिडी देकर और किसान की दरिद्रता को दूर कर दिया जाता है। फिर सरकार चाहे उसे मनमाने रेट पे सस्ते से सस्ता बेच लो, किसान की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन क्या हिंदुस्तान में है? हिंदुस्तान में पूरी जीडीपी का जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, उसकी जीडीपी का केवल और केवल 4% तक भी सरकार सब्सिडी नहीं देती किसान को। तो किसान गरीबी से कैसे ऊपर उठेगा? उसके आय दुगनी होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक जिस प्रकार से हम नौकरी पेशा लोग जो बाहर बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, बाहर अपनी नौकरी कर रहे हैं, उनको देखिए वेतन मिलता है, वेतन पर भत्ता मिलता है, टीए मिलता है, डीए मिलता है, साइकिल अलाउंस मिलता है, पेट्रोल अलाउंस मिलता है, टेलीफोन अलाउंस मिलता है, सब कुछ मिलता है, एजुकेशन अलाउंस मिलते हैं। किसान के ऊपर ये क्यों नहीं लागू होता? जब तक किसान को इस प्रकार की सुविधाएं, चाहे वो सब्सिडी के रूप में दे, हम तो ये कहते हैं कि हमारी फसल को एमएसपी से भी नीचे रेट में बेच दो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ऐतराज इस बात का है कि हमें कोई सब्सिडी के रूप में कम से कम हमारी लागत प्लस 50%, जैसा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में दर्शाया गया है, हमें 50% उसका दे दे, हमें कोई ऐतराज नहीं। मेरे विचार से किसान इस बात को मान लेंगे और आंदोलन को खत्म करने के मूड में आ सकते हैं। लेकिन किसान को इस पर बात करनी ही चाहिए। हमारे देश के पूर्व कृषि मंत्री आदरणीय श्री सोमपाल शास्त्री जी के मैं विचार सुन रहा था इस पर। उन्होंने गहन अध्ययन किया है और उनके अध्ययन से मैंने ये 4 पॉइंट जो उन्होंने किसानों के आंदोलन को ख़त्म करने के लिए सरकार से गुजारिश की है, और किसानों को भी कहा है कि आप इससे कम पर अगर समझौता करोगे तो ये आंदोलन फेल है, इस आंदोलन का कोई अर्थ नहीं रहेगा। उसमें पहला है कि बिल में एमएसपी को सुनिश्चित करें कानून बना के। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि इस एमएसपी पर कोई कानून नहीं बन सकता, ऐसा कहते हैं, लेकिन कम से कम स्वामीनाथन आयोग का, जिसका ढिंडोरा पीट रही थी बीजेपी भी और कांग्रेस भी, स्वामीनाथन आयोग की कम से कम एक बात ये तो मान लें कि भाई उसको उसकी लागत का मूल्य प्लस उसको 50% जो उसके घर में शादी भी करता है, बच्चों की, वो पशु भी पालता है, वो क्या काम नहीं करता, किसान को मजदूरी भी देनी होती है, सारे काम करने होते हैं, उसके एग्रीकल्चर के ऊपर जितने भी मजदूर वर्ग होता है उनके परिवार भी पलते हैं सब। तो किसान को कम से कम इतना तो उसका जायज़ हक बनता है। इसके ऊपर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करता हूँ कि वो इसके ऊपर जरूर सोचें। दूसरा, सीएपीसी को संवैधानिक दर्जा दिया, और तीसरा, सीएपीसी को कोस्ट कैलकुलेशन फॉर्मूला, इंडस्ट्रियल कोस्टिंग जो करते हैं, आपने देखा होगा कि जब एक सुई भी बनाती है कोई फैक्ट्री, तो वो इतनी मेरी लागत इसमें आई है और इतना मुझे प्रॉफिट चाहिए, इतना मैं खुदरा बाजार तक पहुंचाने के लिए इसकी कॉस्ट उतनी रख दी जाती है पहले ही कि वो उसमें सारे जो मिडिल मैन हैं उनको भी लाभ हो जाए और फैक्ट्री वाले को भी लाभ हो जाए और पब्लिक की ज़रूरतें पूरी हो जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि कॉस्ट कैलकुलेशन फॉर्मूला इंडस्ट्रियल कोस्टिंग के हिसाब से लागू किया जाना चाहिए।
अर्थात फसल की लागत प्रति एकड़ निकाली जानी चाहिए। उसमें कितना बीज पड़ा है, कितना खाद पड़ा है, कितना उसमें पानी आया है, कितनी उसमें मजदूरी दी गई है, इन सब की कॉस्टिंग लगाने के बाद 50% प्रॉफिट तो किसान को देना ही चाहिए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से इस जन संवाद या रियल संवाद के माध्यम से मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि किसानों को मनाने का एक ये भी बहुत अच्छा तरीका है। एक चौथा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं इसमें एग्जाम्पल भी देना चाहूँगा, वो है जब कोई डिस्प्यूट रेज हो जाए तब क्या होगा। डिस्प्यूट रेज होने पर जो खास बात है कि उसके लिए सरकार को प्रावधान करना चाहिए कि वो ट्रिब्यूनल का गठन करे, और ट्रिब्यूनल से भी वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको कोर्ट जाने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। क्या ये मैं इसके आंकड़े बताता हूँ क्यों। दिल्ली में DERC, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की स्थापना हुई किस लिए कि भाई जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर के और बिजली कंपनियां हैं, इनके बीच के जो डिस्प्यूट होंगे उनको हम रेज करेंगे कहाँ, तो वहाँ पे DERC बना दिया गया, रेरा बना दिया गया। आप लोगों ने देखा होगा बिल्डिंग के कोई मामले में रेरा बना दिया गया। तीसरा आपने देखा होगा कि ये लेबर एक्ट है, लेबर एक्ट बनाया गया, लेबर कोर्टों की स्थापना की गई। लेकिन मैंने आज तक जो देखा है, मैंने लेबर कोर्ट को फेस किया है, मैंने DERC को फेस किया है, वहाँ पर भी ये कंपनियां, ये कॉरपोरेट घराने उनको सेट कर लेते हैं और कंज्यूमर के हित में कभी फैसला नहीं आता। इसलिए कानूनी संरक्षण पूरा दिया जाना चाहिए। ट्रिब्यूनल की स्थापना करते दफे यदि ट्रिब्यूनल से सेटिस्फाई नहीं है किसान तो उसको कोर्ट जाने का अधिकार होना चाहिए। और SDM के ऊपर जो ये कह रहे हैं कि SDM आपकी बात सुनेगा, SDM की तो जितनी औकात है इसमें कोई दो राय नहीं है, जितनी औकात है वो उसको कोई भी खरीद सकता है। इसलिए किसान को ये चार बातें अगर मोदी जी हमारी रिक्वेस्ट पर किसानों की अपने इस बिल में मान ले और संशोधन कर दे तो हम हमेशा मोदी जी के आभारी रहेंगे। वैसे हम पूरा देश मोदी जी के साथ है, दिल्ली जाट संगठन भी मोदी जी के साथ है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ऐसे समझौते कर लें जो भविष्य में जब ये बीजेपी की सरकार नहीं होगी या मोदी जी की सरकार नहीं होगी, दूसरी सरकारें आएंगी और वो हमारा इसका हमें दल मतलब कुचलने का प्रयास करेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। रियल संवाद के श्री BP बालियान जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने किसानों पर हो रही चर्चा को यहाँ पर मतलब आप अपने कैमरे में कैद किया और हमारी इस बात को सरकार और जनता तक पहुँचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।